आगे सुनिए। पांचवें, ग्रेड की यिन एनर्जी। उस जादुई पत्थर के ताबीज स्टोन टेलिस्मन से निकलने वाला वो शुद्ध लाल लिक्विड राघव के पुराने घावों और अंदरूनी चोटों को ठीक करने में उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ था। दवा पीने के सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही राघव के चेहरे पर रहने वाला वो बेजान पीलापन हमेशा के लिए गायब हो गया, जो पिछले कई सालों से उनके चेहरे का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका था। उस पीलेपन की जगह अब एक बहुत ही मजबूत और ताजा विटैलिटी ने ले ली थी, जो राघव की बॉडी में साफ साफ दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। राघव की बॉडी का इस तरह से धीरे धीरे पूरी तरह हील होना उनके छोटे से परिवार के लिए पिछले कई सालों की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत खबर थी। आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए, राघव ही इस पूरे परिवार के सबसे मजबूत पिलर, मेन पिलर ऑफ सपोर्ट थे। अगर उनकी सेहत खराब होती या वो पूरी तरह टूट जाते तो इस बेरहम दुनिया में उनके परिवार के बाकी लोगों को बहुत ज्यादा दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती। जैसे जैसे राघव की पुरानी चोटें ठीक हो रही थीं, उनके दिल के अंदर सालों से जमा वो गहरा डिप्रेशन, बेबसी और गुस्सा भी धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो रहा था। अब अक्सर राघव के उस हमेशा गंभीर और सख्त रहने वाले चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और चमकदार स्माइल देखने को मिल जाती थी। घर में उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कोई भी इंसान आसानी से बता सकता था कि राघव का दिल अब बहुत ही खुशहाल और पॉजिटिव इमोशन से भरा हुआ था। वो अपनी खोई हुई जिंदगी को दोबारा जी रहे थे। आर्यन अपने पापा की बॉडी और उनके नेचर में आ रहे इन अद्भुत बदलावों को देखकर अंदर से बेहद खुश था, और अपने पापा की इस शानदार रिकवरी की वजह से ही जब भी वो जंगल में अपनी ट्रेनिंग करने जाता था तो उसके अंदर एक बहुत ही अलग लेवल का जोश और एनर्जी आ जाती थी। वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इरादों के साथ पसीना बहाने लगा था। इस बीच पहाड़ी की गुफा में मौजूद उस चट्टानी कुंड रॉक पूल के पानी में मिला हुआ वो जादुई लाल लिक्विड भी अब पूरी तरह से खत्म, डिसिपेट हो चुका था। इसलिए आर्यन को एक बार फिर से उस पत्थर के ताबीज से लाल लिक्विड की एक बूंद निकालकर उस कुंड के पानी में टपकानी पड़ी। शुक्र था कि उस जादुई लिक्विड की सिर्फ एक बूंद ही आर्यन की लगातार 10 दिनों से भी ज्यादा की ट्रेनिंग को सपोर्ट करने के लिए काफी थी। चूंकि वो जादुई पत्थर का ताबीज हर 5 दिन एवरी 5 डेज में लाल लिक्विड की एक ताजा बूंद अपने आप प्रोड्यूस कर देता था, इसलिए आर्यन के पास लिक्विड का बैकअप हमेशा बना रहता था। इस वजह से वो बिना किसी रुकावट के अपनी करंट कल्टीवेशन स्पीड ट्रेनिंग पेस को लगातार मेंटेन करने में कामयाब हो रहा था। उस जादुई ताबीज की चमत्कारी पावर और खुद आर्यन के बेहद कठोर और पसीना बहाने वाले नेचर की बदौलत उसकी कल्टीवेशन प्रोग्रेस सच में बहुत तेज थी। पिछले कुछ दिनों के दौरान उसकी बोन मैरो के अंदर उठने वाला वो ऐंठन भरा और तीखा दर्द अब दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। ये अजीब सा सेंसेशन बिल्कुल वैसा ही था मानो हजारों करोड़ों बहुत ही छोटी चींटियां उसकी हड्डियों को अंदर से धीरे धीरे कुतर रही हों। भले ही यह दर्द और यह खुजली वाला सेंसेशन बर्दाश्त करने में बहुत ही भयानक और इरिटेट करने वाला था, लेकिन आर्यन के लिए यह सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही बड़ी और शानदार खुशखबरी थी। वो बहुत अच्छे से समझता था कि कल्टीवेशन में यह सेंसेशन सिर्फ और सिर्फ तब पैदा होता है जब कोई प्रैक्टिशनर अपनी हड्डियों की रिफाइनिंग, बोन रिफाइनिंग को लगभग पूरा करने वाला होता है। इसलिए इसका साफ मतलब यह था कि उसकी ट्रेनिंग अब उसकी स्किन से आगे बढ़कर सीधे उसकी हड्डियों, बोन्स तक पहुंच चुकी थी और उनकी डेंसिटी को फौलाद की तरह सख्त बना रही थी। एक बार जब यह खुजली वाला दर्द अपनी चरम सीमा क्लाइमैक्स पर पहुंच जाएगा तो उसकी हड्डियों की मजबूती का शुरुआती स्टेज पूरा हो जाएगा और वो बिना किसी शक के ऑफिशियली वज्र देह के 5वें लेवल, टेम्पर्ड बॉडी 5th लेयर पर पहुंच जाएगा। बेशक अपने फिजिकल शरीर को इस हद तक मजबूत और फौलादी बनाने में काफी समय लगता है। भले ही आर्यन के पास उस पत्थर के ताबीज के जादुई लिक्विड का पूरा सपोर्ट था, फिर भी इस बोन रिफाइनिंग के स्टेप को पूरी तरह से कंप्लीट करने में उसे कम से कम 1 महीना, अप्रोक्सीमेटली अ मंथ लगने वाला था। हालांकि वकू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन को हर दिन अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई इस बेतहाशा ताकत और इस एनर्जी को फील करना बहुत पसंद आ रहा था। इसके साथ ही वो अपने भेदक प्रहार, पेनिट्रेटिंग फिस्ट की प्रैक्टिस में दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा परफेक्ट होता जा रहा था। उस स्पिरिचुअल डोमेन के भीतर मौजूद उस रहस्यमयी चमकते हुए पुतले की गाइडेंस की बदौलत आर्यन ने भेदक प्रहार के पूरे 9 गूंज 9 इकोज वाले सेट को पूरी तरह से परफेक्शन की हद तक मास्टर कर लिया था।
अब जब भी वो इस मार्शल आर्ट के मूव्स को हवा में परफॉर्म करता था तो वो सारे फॉर्म्स इतने नेचुरल और इतने खतरनाक लगते थे कि उसे देखने वाले किसी भी इंसान के दिल में आर्यन के रौबदार और इम्पोजिंग इमेज को देखकर डर बैठ जाए। जहां तक उस आखिरी और जादुई 10वीं गूंज 10th एको का सवाल था, पिछले कुछ दिनों की लगातार और कड़ी प्रैक्टिस के बाद आर्यन धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। कभी कभी जब वो पूरी तरह कंसंट्रेट होता था तो उसे बहुत ही धीमे से अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से से वो आखिरी 10वीं गूंज साफ सुनाई देती थी। भले ही उसकी यह गूंज अभी उस जादुई पुतले द्वारा निकाली जाने वाली गहरी और भारी गूंज जितनी विनाशकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंच जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी और अकल्पनीय अचीवमेंट, रिमार्केबल अचीवमेंट थी। पटाख पटाख पटाख। चौहान फैमिली के उस खाली और सुनसान मैदान में हवा में एक साया किसी फुर्तीले बंदर की तरह उड़ उड़कर अपनी मुट्ठियां चला रहा था। जब वो हवा में गुलाटी मारकर लैंड होता तो उसके कपड़ों के फ्रिक्शन और हवा के दबाव से लगातार चटकने की तेज आवाजें जंगल के सन्नाटे को चीर देती थीं। 6 गूंज, 6 एकोस। जैसे ही आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को वापस अपने स्टैंड में समेटा, हवा में लगातार 6 बार तेज चटकने की आवाजें गूंज उठी। बहुत अच्छे, सच में काफी शानदार प्रोग्रेस है। राघव ने बहुत ही संतुष्ट भाव से अपना सिर हिलाते हुए आर्यन की तारीफ की। वो आर्यन की इस परफॉर्मेंस से अंदर से बेहद खुश थे। सिर्फ 1 महीने की मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन के भीतर लगातार 6 गूंज निकाल देना, ये सच में एक बेहद हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाला कारनामा, एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट था। हे आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने माथे के पसीने को पोंछा और अपने पापा की तरफ देखकर एक मासूम सी स्माइल दी। लेकिन अंदर ही अंदर वो मन ही मन सोच रहा था, अगर पापा को यह पता चल जाए कि मैं 6 नहीं बल्कि बहुत ही आसानी से लगातार पूरे 9 या यहाँ तक कि 10 गूंज भी निकाल सकता हूँ, तो क्या वो खुशी के मारे तुरंत बेहोश नहीं हो जाएंगे? पापा, आजकल आपकी सेहत बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप अपनी उन पुरानी चोटों से पूरी तरह हील रिकवर हो चुके हैं? आर्यन ने हाथ से पसीना पोंछते हुए बहुत ही फिक्र और उम्मीद के साथ पूछा। हाँ, लगभग पूरी तरह से, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर यही सवाल आर्यन ने आज से आधा महीना पहले पूछा होता तो राघव का चेहरा तुरंत गुस्से और डिप्रेशन के मारे काला पड़ जाता, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक बहुत ही खुशहाल और जिंदा दिल मुस्कान थी। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में एक तेज चमक आई और उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पापा बहुत जल्द वापस कल्टीवेशन की उस हेवनली स्टेज पर लौट आएंगे। राघव ने आर्यन की बात सुनकर धीरे से अपना सिर ना में हिलाया और उनके होंठों पर एक बहुत ही हल्की दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा, ये इतना भी आसान नहीं है। आखिरकार मैंने पिछले इतने सालों तक उन भयंकर चोटों को अपने शरीर में बर्दाश्त किया है। भले ही मेरी वो चोटें अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक कल्टीवेशन के रुकने की वजह से मेरे शरीर के चैनल्स थोड़े डैमेज हो चुके हैं और उनके कुछ साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। इसलिए मैं वापस उस हेवनली स्टेज पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये पूरी तरह से मेरे लक पर डिपेंड करता है। भले ही राघव ने मुंह से ये निराशाजनक शब्द कहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में खुद को लेकर एक बहुत ही मजबूत और अटूट विश्वास था। आखिरकार वो एक समय पर चौहान फैमिली के सबसे बड़े और लेजेंडरी जीनियस माने जाते थे। इन सालों में उनकी प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ उनकी उन चोटों की वजह से रुकी हुई थी। अब जब वो चोटें हमेशा के लिए उनके शरीर से गायब हो चुकी थीं, तो यह कोई नहीं बता सकता था कि राघव अपनी कल्टीवेशन में कितनी आगे और कितनी विनाशकारी स्पीड से बढ़ेंगे। आर्यन ने समझदारी से अपना सिर हिलाया। वो जानता था कि उसके पापा के लिए वापस कल्टीवेशन की उस सर्वोच्च स्टेज पर लौटना और शिवालिक टाउन के सबसे बड़े मास्टर्स की लिस्ट में अपना स्थान दोबारा हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। पापा, 2 दिन पहले जब मैं जंगल की गहराई में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे झाड़ियों के पीछे यह अजीब सी चीज मिली थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आखिर क्या है? आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और बहुत ही सावधानी से मूंग के दाने जैसी एक सफेद और छोटी सी मोती जैसी चीज बाहर निकाली और उसे राघव के हाथों में थमा दिया। ये बिल्कुल वही यिन पर्ल था जो ताबीज ने काव्या की बर्फीली एनर्जी को सोख कर बनाया था। शुरुआत में राघव ने आर्यन की इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही कैजुअल, आराम से तरीके से उस सफेद मोती को आर्यन के हाथ से लिया और उसे देखना शुरू किया। वो इसे एक मामूली सा पत्थर समझकर फेंकने ही वाले थे कि अचानक
जैसे ही राघव की उंगलियों की स्किन उस सफेद मोती की सतह से टकराई, उन्हें उस मोती के अंदर से निकलने वाली यिन एनर्जी का एक बेहद शुद्ध, भारी और हड्डियों को कपा देने वाला बहाव महसूस हुआ। इस अचानक मिले झटके से राघव का पूरा शरीर कांप उठा और उनके चेहरे के भाव पल भर में पूरी तरह बदल गए। 5वें ग्रेड की यिन एनर्जी, ग्रेड 5, यिन एनर्जी। राघव पागलों की तरह अपनी आंखों को फाड़कर उस छोटे से साधारण दिखने वाले सफेद मोती को घूरने लगे। उनकी आंखों में इस समय एक गहरा शौक और अकल्पनीय हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। 5वें ग्रेड की यिन एनर्जी, आर्यन ने बहुत ही मासूमियत और उत्सुकता का नाटक करते हुए पूछा। वो कल्टीवेशन की स्टेजेस में अभी अर्थली स्टेज से बहुत दूर था, इसलिए उसने ऐसा दिखावा किया मानो उसे यिन एनर्जी की ग्रेड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। आर्यन, तुम्हें यह चीज आखिर मिली कहां से? राघव ने आर्यन के दोनों कंधों को अपनी मजबूत हथेलियों से पकड़ा और बहुत ही एक्साइटमेंट और भारी आवाज में पूछा। वो तो बस मैं पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में खेल रहा था और मुझे वहां पत्थरों के बीच यह गिरी हुई मिली। आर्यन ने अपनी आंखें झपकाते हुए झूठ बोल दिया। भले ही आर्यन को अपने पापा पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन वो अंदर से इस कड़वे सच को समझता था कि अगर उस जादुई पत्थर के ताबीज स्टोन टैलिस्मन के मिलने की खबर गलती से भी गुफा के बाहर गई, तो यह चौहान फैमिली के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रलय लेकर आएगी जो उनके पूरे क्लैन के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा। इसलिए यह सीक्रेट सिर्फ उसी तक रहना सबसे सेफ था। आर्यन की बात सुनकर राघव का वो एक्साइटेड चेहरा थोड़ा सा शांत हुआ। उन्होंने एक बेबस मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आखिरकार वो भी समझ रहे थे कि इस तरह के अमूल्य और पौराणिक खजाने के अनलिमिटेड सप्लाई की उम्मीद करना सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी लालच होगी। पापा, ये 5वें ग्रेड की यिन एनर्जी आखिर होती क्या है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? आर्यन ने दोबारा पूछा। बेटा, इस विशाल ब्रह्मांड में मिलने वाली यिन और यांग एनर्जी को टोटल 9 अलग अलग ग्रेड्स, 9 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से ग्रेड 1 सबसे लोअर कैटेगरी, लोएस्ट की होती है, जबकि ग्रेड 9 सबसे सुपीरियर और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की मानी जाती है। राघव ने उस यिन पर्ल को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए एक्सप्लेन करना शुरू किया। जब कोई सामान्य प्रैक्टिशनर अर्थली स्टेज पर पहुंचता है और इस ब्रह्मांड से यिन एनर्जी को अपने शरीर के अंदर सोखता है, तो वो एनर्जी मुश्किल से ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की ही होती है। अपनी जवानी के दिनों में मैंने खुद अपनी बॉडी में जो यिन एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, वो भी महज ग्रेड 3 की ही थी। राघव ने एक लंबी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। लेकिन मेरी पारखी नजर और मेरे कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस छोटे से यिन पर्ल के अंदर मौजूद यिन एनर्जी कम से कम 5वें ग्रेड 5 की है। कल्टीवेशन की दुनिया में अर्थली स्टेज के किसी भी मास्टर के लिए यह मोती एक ऐसा बेशकीमती और जादुई खजाना है जिसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। अर्थली स्टेज पर पहुंचने वाले प्रैक्टिशनर्स यिन एनर्जी को सोखते हैं, जबकि हेवनली स्टेज पर पहुंचने वाले लोग यांग एनर्जी को सोखते हैं। और जब ये यिन और यांग एनर्जी शरीर के अंदर मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है, तब कल्टीवेटर की नाभि के पास एक असली प्राण कोर का जन्म होता है। राघव ने कहा, तुम्हें शायद ये बात अभी नहीं पता होगी, लेकिन जब किसी कल्टीवेटर के अंदर वो प्राण कोर बनती है, तो उस कोर के भी कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। पूरे कल्टीवेशन के इतिहास में उस कोर को टोटल 9 अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जिन्हें 9 स्टार्स प्राण कोर, 9 स्टार्स ऑफ प्राण कोर कहा जाता है। 1 सितारा प्राण कोर 1 स्टार सबसे लोएस्ट लेवल की होती है, जबकि 9 सितारा प्राण कोर 9 स्टार। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस महान एम्पायर, ग्रेट यान एम्पायर के भीतर किसी भी ऐसे कल्टीवेटर के बारे में नहीं सुना जिसके पास इस क्वालिटी की प्राण कोर मौजूद हो। खैर, शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस छोटे से शिवालिक टाउन में पूरी दुनिया से कट कर रह रहा हूँ। लेकिन कल्टीवेटर की वो प्राण कोर कितनी मजबूत और किस क्वालिटी की बनेगी, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने अपनी अर्थली और हेवनली स्टेज के दौरान किस ग्रेड की यिन और यांग एनर्जी को अपने शरीर के अंदर सोखा था। इसलिए अर्थली स्टेज और हेवनली स्टेज को वास्तव में उस प्राण कोर की कल्टीवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। अपने पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आर्यन सच में पूरी तरह अवाक स्टंट रह गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यिन और यांग एनर्जी की कल्टीवेशन किसी प्रैक्टिशनर के पूरे जीवन के सफर के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी गंभीर हो सकती है।
अगर इस 5वें ग्रेड के यिन पर्ल के मिलने की खबर गलती से भी बाहर शिवालिक टाउन के मार्केट में फैल गई, तो यह टाउन के बड़े बड़े अर्थली स्टेज के मास्टर्स को पागलों की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आखिरकार 5वें ग्रेड की यिन एनर्जी सच में बहुत ही रेयर और अमूल्य होती है, राघव ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। है तो चूंकि पापा अभी अर्थली स्टेज पर हैं और कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो यह यिन पर्ल आप ही रख लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, आर्यन ने बहुत ही मासूमियत और चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही राघव का वो हमेशा सख्त दिखने वाला चेहरा अचानक से शर्म और अजीब सी झेंप के मारे एकदम लाल पड़ गया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत ही अजीब तरीके से एक नकली खांसी ड्राई कॉफ ली और बिना किसी नखरे के चुपचाप उस यिन पर्ल को अपनी जेब के अंदर सुरक्षित रख लिया। आखिरकार वो भी अंदर से जानते थे कि इस समय उनके शरीर को अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए इस 5वें ग्रेड की यिन एनर्जी की कितनी सख्त और कितनी गंभीर जरूरत थी। अपने पापा को उस यिन पर्ल को इतनी मासूमियत से जेब में रखते देखकर आर्यन अपने होंठों पर आई उस स्माइल को रोक नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल आर्यन की आंखों की वो स्माइल अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही गंभीर और गहरी चिंता ने ले ली। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। उसे अचानक याद आया कि यह यिन पर्ल कहीं और से नहीं मिला था। ये वास्तव में काव्या के शरीर से निकलने वाली उस जानलेवा बर्फीली ठंडक चिलिंग कोल्ड से ही कंडेंस होकर बना था। अगर काव्या के शरीर से बाहर निकलने वाली वो बर्फीली हवा आंशिक रूप से ही 5वें ग्रेड 5 की यिन एनर्जी को कंडेंस करने की ताकत रखती थी, तो फिर काव्या के शरीर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से कोर में छिपी हुई वो असली बर्फीली ठंडक कितनी ज्यादा विनाशकारी, कितनी डरावनी और कितनी ताकतवर होगी। इतनी खौफनाक और इतनी भयानक बर्फीली ठंडक। आखिर काव्या के शरीर के अंदर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। आर्यन गहरी और अनसुलझी सोच में डूब गया।